वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड के अपने सोशल स्टडीज़ का शो सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्लोब। ठीक है, इसके पिछले वीडियोस को देखने के लिए, इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला जो हमारा जानते हैं कि ग्लोब है क्या, ग्लोब के बारे में क्या जानना है इसमें। तो ग्लोब जो है ये पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो अर्थ का एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया जाता है जो आपका ग्लोब कहलाता है। यहाँ पे एक जो है आपका फिगर नीचे की ओर दिया गया है, तो इस तरह का होता है फिगर। अभी पूरा फिगर नीचे आएगा। ग्लोब पर जो देश होते हैं, महाद्वीप होते हैं, जो भी महासागर होते हैं, उनके सही आकार में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर वाले जो हैं ये सारे आपके महासागर हैं और ग्रीन कलर वाले आपके महाद्वीप हैं। इसमें आपके जो देश होंगे उसको भी छोटे छोटे आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। सुई का मतलब ये देखो, इस तरह से जो इसको जिस पे ये आपका पूरा ग्लोब जो है, जिस पे अर्थ का जो शेप है वो लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक्सिस कहा जाता है। और ग्लोब पर वे दो बिंदु से होकर के गुजरती हैं और यही इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है ना, तो ये देखिए इस पर इस तरह से है और आपका इधर से लेकर के इधर की ओर क्या करता है, ये घूमता भी है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर आप क्या कर सकते हो, इसको घुमा सकते हो। तो इसको बोला जाता है अक्ष, यानी कि एक्सिस कहा जाता है। ओके, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे होंगे? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे आपके यहाँ पे। ये आपका उत्तरी ध्रुव होता है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको। ये आपका पूरा जो है ग्लोब का फिगर है जो बीच में आपका होता है, जिस पर ये आपका पूरा ये ग्लोब टिका हुआ होता है, जो आपका पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। इसको जो है ये वाली लाइन को आपका अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो याद रखना, ये आपका पृथ्वी आपका किस तरह से किस तरफ घूमती है? तो पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी कि बाएं से दाएं आप बोल सकते हो। ठीक है, इधर से इधर साइड में पश्चिम से पूर्व की तरफ पे पृथ्वी घूमती है। इसी तरह से आप इसको भी घुमाएंगे तो ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप आपको दिखाई देगा। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपके ब्रह्मांड में, जो आपका जो सौर मंडल में जो पृथ्वी है, वहाँ पर भी इस तरह की कोई सुई लगी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो है हम लोगों ने माना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी जो है इस तरह से झुकी हुई है, इसीलिए ये टेढ़ी सी सुई आपको ग्लोब में बना के दिखाई जाती है, जिस पे आप उसको घुमा सकते हो। ओके, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, काल्पनिक रेखा है, यानी कि हमने इस जो है सुई को माना हुआ है कि ये इस तरह से ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा है कि यहाँ से इस तरह से इधर की ओर घूमती है। तो ये हमने माना हुआ है कि ये एक अक्ष पर अपने घूम रही है। ठीक है, इसको एक अक्ष मान लिया गया है। ओके, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। देखिए एक और काल्पनिक रेखा है। तो अक्ष आपने देख लिया, अक्ष क्या था। ठीक है, इसके अलावा एक विषुवत वृत्त होता है। अब विषुवत वृत्त क्या है? ये अगर आपकी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में अगर कोई बांट रहा है, ठीक इस तरह से, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे? विषुवत वृत्त। ठीक है, तो ये जो रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है, उसको जो है आपका विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहा जा रहा है, क्योंकि ये अगर बांट रही है तो पूरा इस तरह से गोले में बांटेगी। ठीक है ना, इसके ऊपर का एक पार्ट होगा, इसके नीचे का एक पार्ट होगा, तो इस तरह से। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। ओके, अब इसमें आपको देखना है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जब भी आप मैप देखोगे तो आपको हमेशा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपका नॉर्थ कहाँ पे होगा? तो नॉर्थ आपका ऊपर होगा। मैप देखोगे, ग्लोब देखोगे, कुछ भी चीज़, ठीक है, साउथ आपका यहाँ पे होगा, और ईस्ट आपका आपके दाहिने साइड में, और वेस्ट आपका लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होता है। ठीक है, नॉर्थ हो गया, फिर आपका इधर NESW आप याद रख सकते हो। नॉर्थ के उल्टे आपका साउथ होगा, फिर राइट साइड में आपका क्या है? ईस्ट है, और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट है। ठीक है, तो हमेशा इसी तरह से देखना है। तो अगर ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऊपर वाला भाग क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जो दक्षिण में है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध, जो उत्तर साइड में है उत्तरी गोलार्ध। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है।
विषुवत वृत्त यानी कि जो अभी ये आपका भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। अगर आपकी पृथ्वी पूरी गोल है तो ये आपका क्या होगा, ये भी तो आपका पूरा गोल होगा। इधर साइड में जो आपका दिख रहा है तो दूसरी साइड में भी तो इस तरह से जाके दूसरी साइड में भी तो इस तरह का होगा, तो इसी को जो है विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है ये। तो ये एक काल्पनिक वृत्त बनाती है तथा यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी पर जो है स्थानों को बताने के लिए ये चीज़ यूज किया जाता है, अक्षांश को, यानी कि आपके भूमध्य रेखा को। इसके अलावा भी इसमें जो है और अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे नीचे बताया गया है। ओके, तो आइए इनके बारे में भी देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं ये आप देखिए। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी में आपका विषुवत वृत्त कौन सा है, जो सबसे बीच में है, जो दो भागों में बांट रहा है। इसके अलावा जो है जितने भी आपके और समानांतर वृत्त बनते हैं इस तरह से, ठीक है ना, वो सब क्या कहे जाते हैं, ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं या फिर समानांतर रेखाएं कहा जाती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं आप जानते हो, इस तरह से समांतर रेखाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसको समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसको अक्षांश रेखा या फिर समानांतर रेखा भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप लैटिट्यूड्स कहते हो। लैटिट्यूड्स का मतलब आप समझ सकते हो, ये लेटी हुई जो रेखाएँ हैं इस तरह से, ये आपकी समानांतर रेखाएँ या फिर अक्षांश रेखाएँ कही जाती हैं। ओके, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा। देखिए क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज इस तरह से होता है, और लंबवत अगर बात करेंगे तो लंबवत इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्षैतिज है। तो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक रेखा है विषुवत वृत्त जो बीच में से जा रही है। ठीक है, उसके बाद एक एक डिग्री पे एक एक रेखा है। इस तरह से हम लोग स्थानों का निर्धारण करने के लिए ये चीज़ मानते हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं, ये सब हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको मानते हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त की बात की जा रही थी। अगर आपका पृथ्वी का ये ऊपर से नीचे की ओर भाग दिखाया गया है तो आप समझ लो कि ये आपका पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा होगा, आपका ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ये आपका विषुवत वृत्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इस तरह का आपका जो आपका गया है, ये सारी क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएँ हैं। और अक्षांश रेखाओं को हमेशा जो है आपका किस में मापा जाता है, तो अक्षांश रेखाओं को हमेशा अंश में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे। और विषुवत वृत्त जो होता है, जो आपका बीच में से एकदम जाता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका 0 अंश होता है। इसके अलावा देखिए इसके ऊपर की ओर आपका 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, और ये आपका जो ध्रुव होता है जहाँ पे केवल एक पॉइंट आपका दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, यहाँ से आप देखोगे तो ये सीधा आपका 90 डिग्री बनेगा कोण। ओके, अब देखिए अक्षांश को अंशों में मापा जाता है, हमने देख लिया। और विषुवत वृत्त को भी हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। तो 0 डिग्री होता है आपका विषुवत वृत्त जो एकदम बीच में से होती है। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव, मैंने देखा ना अभी आपका ऊपर की ओर जो था यहाँ पे एकदम पॉइंट पे, ये आपका नीचे हो गया। ये आपका ये इधर की ओर आपका ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, तो उत्तरी ध्रुव हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहा जाएगा, तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ओके, इस तरह से आपका ये आपका साउथ हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर हम उस अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। आपको ये पता होगा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ध्रुव तारा होता है वो आसमान में केवल एक ही जगह पर स्थित रहता है। ठीक है ना, वो मूव नहीं करता है। तो हम कहीं पे भी रहें, अगर वहाँ से हम ध्रुव तारे की डिग्री माप लें कि यहाँ पे कितने डिग्री पे है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हम कितने डिग्री अक्षांश पे इस समय खड़े हैं। ओके, विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हो गया विषुवत वृत्त। अब इसके उत्तर की ओर यानी कि ये आपका नॉर्थ साउथ इधर होता है, इधर आपका साउथ होता है, तो इधर की ओर यानी कि उत्तर की ओर जो भी अक्षांश है इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और उसके बाद जो दक्षिण की ओर यानी कि ये आपका 0 डिग्री हो गया, इसके अब दक्षिण की ओर हम अगर अक्षांश बनाए तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा को भी लिखा जाता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपका ये पृथ्वी है, अब ये आपका 0 डिग्री हो गया, तो नॉर्थ साइड में अगर देखोगे 20 डिग्री, आपने देखा कि 20 डिग्री तो यहाँ पे भी था, 20 डिग्री किधर साइड में, उत्तर की ओर, तो इसीलिए इसको 20 डिग्री ऊ यानी कि ऊ डाट करके यानी कि उत्तर साइड या फिर इंग्लिश में आपका एन लिखा होता है। और 20 डिग्री तो आपका साउथ में भी होगा। ठीक है, 20 डिग्री आपका दक्षिण में भी होगा।
तो 20 डिग्री अगर इसकी बात की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि 20 डिग्री दक्षिण, यानी कि 20 या फिर 20 डिग्री साउथ की ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता चलेगा कि ये उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है या फिर दक्षिणी अक्षांश की बात की जा रही है, इसीलिए इसके साथ दिशा भी लिखी जाती है। ओके, आगे पढ़ेंगे आप तो धीरे धीरे आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट ले लीजिए। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी होगी? तो विषुवत वृत्त, क्योंकि एकदम बीच में है तो सबसे बड़ा ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई वृत्त बनाएंगे तो ये तो छोटा होगा ना, इतने पे ही बन जाएगा यहाँ पे जो होगा। फिर इसके यहाँ पे अगर वृत्त बनाओगे तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यानी कि ये हमारा 0 डिग्री हो गया जो सबसे बड़ा है। अब इसके बाद हम चाहे इधर साइड जाएं या फिर आपका इधर साइड जाएं, देख रहे हो आप लोग हमेशा कि आपके अक्षांशों का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है ना। ये आपका छोटा होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है। तो ये याद रखना, चाहे आपको नॉर्थ साउथ जाओगे चाहे साउथ साइड जाओगे विषुवत वृत्त के, तो अक्षांशों का आकार क्या होगा? घटता जाएगा। एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। अब देखो 179 क्यों? जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 होगी। अब आपको बताया गया कि आपका एकदम जो यहाँ पे 90 डिग्री होता है ये केवल एक बिंदु रह जाता है, ठीक है ना, एक बिंदु रह जाता है। ये आपका अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड तो कहा जाता है, लेकिन कोई रेखा नहीं होती, केवल एक बिंदु के रूप में ये होता है। 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि आपका उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ये केवल एक बिंदु के रूप में होता है, इसीलिए इसको रेखाओं में नहीं गिना जाता है, ठीक है। अगर आपसे केवल अक्षांशों की संख्या पूछेगी तो अक्षांश तो आपके 181 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी तो ये जो आपके दो बिंदु वाले हैं ये आप माइनस कर दोगे तो 179 अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक है। ये क्योंकि ये रेखाएं नहीं, ये आपके बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। ओके, तो अक्षांशों की संख्या यानी कि कुल लैटिट्यूड्स कितने होंगे? तो लैटिट्यूड्स आपके 181, लेकिन अगर लैटिट्यूडनल लाइंस यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाएगी तो 179। अब ये किस तरह से 181 मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका बीच में 0 डिग्री हो गया, ये इसको आप काउंट करोगे। उसके बाद 90 मैंने यहाँ पे बताया तो 90 इधर हो गए, 90 इधर, फिर 90 आपके इधर साइड साउथ साइड में, तो 90 90 180, और एक ये बीच वाला जो 0 डिग्री था इसको मिलाकर 181, और ये आपके अक्षांशों की संख्या हो गई। लेकिन अगर रेखाओं की संख्या पूछी जाएगी तो ये आपका जो 90 डिग्री वाला है ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये केवल एक बिंदु के रूप में होता है। ओके, तो अक्षांशों की संख्या 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। ओके, ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है, इसको भी देख लेते हैं। एक तो 0 डिग्री अक्षांश है जिसकी अभी हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, इसको विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अक्षांश होता है उत्तर साइड में 23.5 डिग्री उत्तरी। मैंने कहा ना कि आपका साइज 23.5 डिग्री यहाँ पे भी है, साउथ 23.5 डिग्री यहाँ पे भी है, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, इसका ये भी लिखते हैं, दिशा भी लिखते हैं कि उत्तरी दिशा में, यानी कि हम यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, इसके बाद 23.5 अगर यहाँ पे है तो 23.5 हम लोग किस साइड बात कर रहे हैं? नॉर्थ साइड में, ठीक है। और 23.5 आपका इधर भी हो सकता है, तो इधर साइड में आप साउथ साइड की। तो जो उत्तर की ओर है ये वाला जो है आपका अक्षांश, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जो दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला। ओके, इसके अलावा आपका 66.5 डिग्री भी होता है। 66.5 डिग्री किधर? आपका ये 0 डिग्री होगा, मैंने कहा 23.5, इसके अलावा एक 66.5 भी होगा, और इधर भी 23.5, इसके बाद 66.5 होगा। तो ये जो आपका 66.5 नॉर्थ साइड में है, ठीक है, ये आपका उत्तरी लिखा हुआ है ना, तो इससे पता चल रहा है उत्तर साइड वाली बात की जा रही है, ये वाली। तो उत्तरी साइड में इसको जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त या फिर आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव नहीं है, उत्तरी ध्रुव वृत्त इधर साइड में, ये वाला आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि ये वाला जो है, इसको जो है हम लोग दक्षिणी ध्रुव वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। और जबकि आपका दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे है? तो यहाँ पे है पॉइंट पे, और उत्तरी ध्रुव कहाँ पे? यहाँ पे है पॉइंट पे। ये 90 डिग्री उत्तरी की बात की जाएगी, यानी कि इसकी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे मैंने बात की, तो इसको उत्तरी ध्रुव कहोगे, और 90 डिग्री दक्षिणी की बात करोगे यहाँ पे तो इसको दक्षिणी ध्रुव कहोगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको धीरे धीरे आगे आएगा, तो ये वाले पॉइंट आप जरूर याद रखना, जैसे ये वाले उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका एक फिगर भी है, यहाँ फिगर में भी एक बार देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 0 डिग्री था, इसकी बात हमने की, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है ना।
इसके अलावा आपका 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 23.5 डिग्री जो दक्षिण में था, ये उत्तर की बात थी, ये दक्षिण में जो था इसको हम लोगों ने क्या कहा, मकर रेखा। ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये आपका है, ये 66.5 डिग्री दक्षिण में है और उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी पार्ट में। ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट है और ये आपका उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और ये आपका दक्षिण ध्रुव आपके 90 डिग्री साउथ में। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए। अब देखो ये आपके ताप कटिबंध भी होते हैं। तो ताप कटिबंध क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर जो सूर्य होता है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र किसके किसके बीच में है, आपको ध्यान जरूर देना है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी कि आपका ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री पे आपका कर्क रेखा हो गई और साउथ साइड में 23.5 डिग्री पे आपका मकर रेखा होती है। तो इसके बीच वाला ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके इनके बीच में जितने भी अक्षांश होते हैं इन पर जो है सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर जो है ज़रूर पहुँचता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी प्राप्त होती है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र किसके किसके बीच में है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। ओके। अब देखते हैं आगे। तो ये कटिबंधों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अगला हमारा आता है आपका सूर्य ध्रुव की तरफ सूर्य की तिरछी किरणें होती जाती हैं। देखिए अगर यहाँ पे है इसके और इसके बीच में तो आपका सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सीधा पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन सूर्य का प्रकाश अब इधर भी पड़ता है, लेकिन ये तिरछा प्रकाश पड़ता है, इधर आपका तिरछा प्रकाश पड़ता है। तो इधर आपकी तिरछी किरणें होती जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान होता है ये मध्यम रहता है। जहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो आपकी जो है गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है वहाँ पे गर्मी क्या होगी, कम होती है। इसीलिए तापमान यहाँ पे मध्यम रहता है और इन्हें ही शीत उष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी कि ठंड भी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होती है। तो ये आपका क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध। देखिए दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे हमारा फिगर दिख रहा है, तो इसमें हम लोग देख ले रहे हैं कि ये हमारा मकर रेखा है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसके बीच में जो आपका ये गुलाबी वाला क्षेत्र दिख रहा है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है दक्षिण साइड में, और ये उत्तर साइड में भी होता है। यहाँ पे देख लीजिए, अब फिगर में एक बार देख लेते हैं, इसके और इसके बीच में, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, फिर मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में दक्षिण वाले क्षेत्र में ये आपका जो पिंक वाला कलर दिख रहा है ये सब क्या है, आपके शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश होता है ये ऐसे टेढ़ा सा पड़ता है, ठीक है ना, सीधा प्रकाश केवल इसके बीच में पड़ता है आपका उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र के बीच में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे मध्यम तापमान होता है। अब देखते हैं आगे हम लोग अगला कटिबंध क्या है। तो हमने अभी तक उष्ण कटिबंध और आपका शीतोष्ण कटिबंध देखा है। अगला हमारा है शीत कटिबंध, इसके बारे में भी देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध फिगर दिख रहा है तो इसको पहले देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त कौन सा है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और दक्षिणी ध्रुव ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो इसके बीच में जो ये आपका सिल्वर कलर का कलर दिख रहा है, इस क्षेत्र में बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहे जाते हैं। क्षितिज क्या होता है, क्षितिज ऐसी जगह होती है जहाँ पर धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोने पे ऐसा लगता है कि धरती आसमान दोनों मिल गए हैं, तो उसके ऊपर आपका सूर्य का प्रकाश दिखता ही नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है, पूरा बर्फ जमा रहता है। तो इसको भी फिगर में एक बार देख लेते हैं, शीत कटिबंध वाले क्षेत्र को। हमने देखा कि उत्तरी ध्रुव में भी होता है ये आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच वाला क्षेत्र, और दक्षिणी भाग में भी होता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो ये आपका शीत कटिबंध, ये आपका उष्ण कटिबंध हो गया ग्रीन वाला। फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी भाग में, शीतोष्ण कटिबंध आपके दक्षिणी भाग में भी होता है, और फिर आपका शीत कटिबंध भी आपके उत्तरी और
दक्षिणी भाग में होता है। किसके किसके बीच में होता है, ये आप महत्वपूर्ण रेखाओं को जानते रहेंगे तो आप बता पाएंगे आसानी से किसके किसके बीच में कौन सा कटिबंध है। ओके, अब देखते हैं हम लोग देशांतर के बारे में। जिस तरह से अभी अक्षांश रेखाएं पड़ी थी उसी तरह से आप देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका अक्षांश रेखाएं थी। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के साथ देशांतर की भी ज़रूरत होती है। यानी कि हमें अक्षांश रेखाएं इस तरह से होती हैं और देशांतर रेखाएं इस तरह से होती हैं, ठीक है ना। तो अक्षांश के साथ देशांतर रेखाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो अभी हमने बताया था, एक तो आपका ये कौन सा था, ये आपका क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और अगर मैं एक ऊर्ध्वाधर की बात करूं तो ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह का जो रेखाएं होती हैं ये आपका ऊर्ध्वाधर कही जाती हैं, ठीक। तो ये भी आपकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर इस तरह की रेखाएं आपकी खींची गई हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका हम लोगों ने अपने आप से माना हुआ है कि ये आपकी हमारी जो है क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जिससे हम लोग स्थानों का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। अब देखिए अर्धवृत्ताकार क्यों, पृथ्वी तो आपका गोल है, ठीक है। अगर पृथ्वी पर इस साइड से इस तरह की रेखाएं हैं तो अगली साइड में भी तो इस तरह की रेखाएं होंगी, ठीक है। तो एक साइड में अगर आपका एक साइड में यहाँ कोने से नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक रेखा है तो आधा ही पार्ट कवर कर रही है ना, तो इसीलिए ये आपका अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। ये आपकी एक रेखा पूरी हो जाती है यहाँ पे, दूसरी साइड में भी इस तरह की रेखा होगी तो वो आपका दूसरी रेखा गिनी जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका अर्धवृत्ताकार संदर्भ रेखाएं, इनको हम लोग देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर यदि देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। 360 देशांतर रेखाएं। अभी हमने देखा था कि कुल कितने अक्षांश थे, तो 181 अक्षांश थे और 179 क्या थी, अक्षांश रेखाएं थी, क्योंकि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या था, पॉइंट था, ठीक है। लेकिन अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये देशांतर रेखाएं इस तरह से होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। और आपका पृथ्वी गोल है तो इसी वजह से इस पे 360 देशांतर रेखाएं, क्योंकि एक एक डिग्री पे अगर आप रेखाएं खींचोगे और पूरा अगर आपका गोल है तो वो आपकी कितनी देशांतर रेखाएं बन जाएगी, 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट याद रखना है। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। हमने देखा था कि जब हम विषुवत वृत्त की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो उसकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही थी, घटती जा रही थी। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्यों समान होगी, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करते हैं तो इसकी लंबाई छोटी होती ही नहीं है। इसकी लंबाई जो है पूरी की पूरी देशांतर रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, हर जगह समान होती है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। अब देखिए, अभी अगर यहाँ पे इसको समझा जाए, अक्षांश और देशांतर दोनों समझा जाए, तो अक्षांश हमने देखा था कि ये समानांतर रेखाएं थीं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, भले ही ऊपर जाने पर इनकी लंबाई छोटी हो जाए, ठीक है। इनके बीच की दूरी बराबर थी, लंबाई भले छोटी होती जा रही थी। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या है, इस तरह से बनती हैं, ठीक है। बीच में तो इनके बीच की जो है दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन जब कोने पे जाएंगे तो यहाँ पर इनकी दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। तो ध्रुवों की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी जो है घटती जाती है और ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती है, क्योंकि यहीं पर जो है ध्रुवों पर आकर के सारी रेखाएं क्या होती मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी देशांतरी यामोत्तर क्या होती है, आपस में मिल जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सारे भी जितने देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, आप देख रहे हो सबकी लंबाई तो बराबर रहेगी। पहली बात कि सबकी लंबाई बराबर रहने वाली है। इनके देखिए यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे तो दूरी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपने देख लिया। और आपके उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पे आकर के सारी जो आपकी इनके बीच की दूरी थी एकदम क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि सारी जो है रेखाएं आकर के यहाँ पर एक ही पॉइंट पे मिल जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और कितनी देशांतर रेखाएं होती, कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। इसको भी हम लोग डिग्री में मापते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लंदन के निकट ग्रीनविच नाम का एक स्थान है, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है और यहीं से जो गुजरती है एक देशांतर रेखा, इसी को प्रधान देशांतर रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर माना गया है। मान लो कि अगर ये आपका ब्रिटेन वाला है, ठीक है, ये आपका ब्रिटेन वाली लाइन है, समझ लो कि ये आपकी ब्रिटेन वाली लाइन है, ठीक है। तो यहीं पे कहीं पे आपका वो वेधशाला स्थित होगी, तो इसी को जो है क्या मान लिया गया है, 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन का प्रभुत्व तो पहले से था, तो ये सब जब आपका बन रहा था तो ब्रिटेन ने अपने लंदन के ग्रीनविच से जो लाइन गुजर रही थी उसी को प्रधान देशांतर रेखा मान लिया और इसका मान 0 डिग्री देशांतर माना गया, ठीक है। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। अगर आपका ये 0 डिग्री बन गई तो इसके बाद 1 2 3, तो इसके पीछे जो एकदम पीछे वाला आएगा, इसके पीछे से जो रेखा जाएगी वो आपका क्या हो जाएगी, वो आपका 180 डिग्री हो जाती है, ठीक। तो 0 डिग्री के ठीक पीछे जो देशांतर रेखा होती है 180 देशांतर रेखा होती है। प्रमुख यामोत्तर किसको माना गया, 0 डिग्री को, और 180 डिग्री यामोत्तर मिल करके पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। अब देखिए, जब आपने पढ़ा था अक्षांश तो आपने देखा कि एक विषुवत वृत्त बन रहा था, यानी कि भूमध्य रेखा बन रहा था जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही थी। और किस किस भाग में, तो उत्तरी भाग में और आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ साउथ में बांट रही थी। लेकिन जब हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, देशांतर रेखाएं क्या कर रही हैं, देखिए देशांतर रेखाएं भी जो है 0 डिग्री और 180 डिग्री भी बताया गया। 0 डिग्री अगर आपका ये आगे है तो 180 डिग्री जस्ट इसके पीछे होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर रहा है कि पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड कर रहा है। इसमें आपका इधर साइड में आपका क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध, और इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। इधर आपका ईस्ट होगा, इधर आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। जिस तरह से अक्षांश रेखाएं नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रही थी, उसी तरह से देशांतर रेखाएं ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती हैं पृथ्वी को, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 0 डिग्री से पूर्वी दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। अगर आपका 0 डिग्री ये बीच वाला है तो इधर साइड में आपका जो है जितने भी आपके 180 डिग्री तक जाएंगे इसको आपका पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इधर साइड से पश्चिम साइड में जो 180 डिग्री तक की जो रेखाएं खींची गई हैं उसको आपका पश्चिमी देशांतर कहेंगे, ठीक। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब आपको ध्यान देना है, मैंने बताया कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे कौन सी रेखा थी, 180 डिग्री। तो इधर से आप 180 तक जाओगे तब भी वही 180 डिग्री वाली रेखा मिलेगी, फिर इधर से जब आप पीछे की ओर जाओगे तब भी 180 डिग्री वाली रेखा मिलेगी। तो पूरब की ओर से 180 डिग्री जाओ चाहे पश्चिम की ओर से जाओ, दोनों एक ही रेखा होती है। 180 डिग्री वाली केवल एक ही रेखा होती है, ठीक है। अक्षांशों समांतर रेखाओं, यानी कि जो आपके अक्षांश थी वो आपके समांतर रेखाएं थी, और देशांतर यामोत्तरों का जाल क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। तो यहाँ पे ये ग्रिड का ही चित्र दिया गया है। देखिए, ये तो आपकी अक्षांश रेखाएं जो इस तरह से होती हैं, आपने देखा, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो ये एक दूसरे को काट करके क्या बना रही हैं, एक ग्रिड का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। ग्रिड आपका इस तरह से होता है, ठीक। तो इस तरह से जो होता है वो आपका ग्रिड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे ग्रिड आपके बने हुए हैं ना। तो ये आपके अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मिलकर के क्या करती हैं, ग्रिड का निर्माण करती हैं। ये आपने देख लिया। अब देखते हैं देशांतर और समय को कैसे निर्धारित किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहों की गति है। जैसे पुराने समय में मापा जाता था समय को। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका परछाई बिल्कुल नहीं दिख रही है तो आपका बिल्कुल दोपहर का समय होता है, लंबी परछाई दिख रही तो शाम का समय हो जाता है। इस तरह से पहले मापा जाता था। किसी यामोत्तर या फिर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि मैं बताऊं, ये आपका हो गया, अगर ये आपका 0 डिग्री पे एक जगह पे आपका जो है पूरा सूर्य चमक रहा है, ठीक है, कि एकदम दोपहर का समय है, तो इस पे चाहे आप इस जगह पे रहो, चाहे इस जगह पे रहो, चाहे इस जगह पे रहो, हर जगह पे क्या होगा, हर जगह पर उस समय वही समय होगा, सेम समय रहेगा, ठीक है। हर जगह जो है दोपहर रहेगा, ये बात है, ठीक है, इस वाली रेखा पर।
यानी कि अगर इस रेखा पर एक जगह पे अगर आपका दोपहर दिख रहा है तो उस रेखा पर जो भी स्थान स्थित होंगे, चाहे ऊपर साइड में स्थित हो चाहे नीचे साइड में, हर जगह पर आपका क्या होता है, दोपहर होगी। ठीक है, सेम समय होगा, यानी कि हर जगह पर उस समय 12 बज रहे होंगे। इस समय को वहाँ का क्या कहेंगे, स्थानीय समय कहते हैं। स्थानीय समय कहते हैं। किसी देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे भी 12 बजेंगे, यहाँ पे भी 12 बजेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे बीच में भी। ठीक है, इस जगह पे कोई भी देश होगा, इन सब में जो है एक ही समय हो रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका स्थान ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका स्थान पीछे होगा। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। मान लो ये 0 डिग्री आपका देशांतर है। ठीक है, 0 डिग्री है, जिसको हमने क्या कहा, ग्रीनविच रेखा कहा, या फिर प्रधान यामोत्तर कहा है अभी अभी इसको। ठीक है, 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो ग्रीनविच रेखा के 0 डिग्री के जो आपके पूरब साइड में है, ठीक है ना, ईस्ट साइड इधर हो गया, वेस्ट साइड आपका इधर हो गया, तो जो भी ग्रीनविच के ईस्ट में है उनका जो है समय क्या होगा, ग्रीनविच से ज़्यादा होगा, प्लस में रहेगा, और जो इसके पश्चिम में है उनका माइनस रहेगा, उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। इसका मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो इधर आपका 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ेगा, इधर आपका 11 10 9 यानी कि पीछे रहेगा, 12 से पीछे रहेगा समय। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। आपने देखा कि जो है पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर जो है घूमती है। ठीक है, तो एक दिन में ये आपका पूरा का पूरा घूम जाती है, तभी तो आपका दिन रात हो जाता है। ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। अतः वह 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में 15 डिग्री। 360 में आप 24 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, 1 घंटे का मान आ जाएगा। ठीक है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब 60 डिग्री होता है, 60 में आप 15 का भाग दोगे तो 4 मिनट आ जाएगा, तो 4 मिनट में क्या होगी, 1 डिग्री घूमेगी। ये भी आप ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आपको दे देगा कि इतने डिग्री पर जो है पूरब साइड में अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना समय हो रहा है, तो वो आपको निकालना होगा। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री पूर्व की बात की जाए, चलिए भाई देखते हैं। यहाँ पे ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो इससे 15 डिग्री आगे जो आपका अक्षांश है, ये वाला अक्षांश जो हो गया, ठीक है, इसमें क्या समय होगा, तो इसमें 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट आगे ये होगा। ईस्ट साइड की अगर बात करोगे तो ईस्ट में मैंने बताया यहाँ पे प्लस होता है, और अगर यही चीज़ 15 डिग्री पश्चिम की बात करोगे तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम साइड में। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा था तो इधर साइड में आपका क्या होगा, 1 बज रहा होगा, और उसी तरह से जो है पश्चिम साइड में वहाँ पे 11 बज रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कि उसी समय 180 डिग्री पर, 0 डिग्री पर आपके दिन के 12 बज रहे हैं, तो 180 डिग्री यानी कि जस्ट इसके पीछे क्या होगा, तो वो 12 घंटे पीछे होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अगर आपको मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ओके, ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें जो है ग्लोब के अलावा भी कुछ और पॉइंट्स को हमने कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, हम मानक समय को क्यों मानते हैं। क्योंकि जो है आप देख रहे हो कि अलग अलग यामोत्तर पर जो स्थित स्थान है उनके स्थानीय समय में अंतर होता है। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री पे जो है सब पे, तो अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे भी 12 बजेगा, लेकिन आप उसके आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, प्लस होता है समय, इधर जाओगे तो आपका माइनस होता है। ठीक है, तो समय में क्या होता है, अंतर होता है। भारत में गुजरात के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। क्यों अंतर होगा, क्योंकि भारत का भी जो क्षेत्र है उससे भी तो अलग अलग अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो आपका गुजरात आपके पश्चिम साइड में पड़ गया और ये आपके पूरब साइड में पड़ गया, कौन सा, असम। तो इनके बीच के समय में भी लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो अगर ऐसा होगा तो अगर इधर से प्लेन उड़ेगा या फिर ट्रेन चलेगी तो उधर के लिए अलग समय होगा पहुंचने का, यहाँ पे अलग समय होगा, तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी एक यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। भारत में क्या है, भारत के जैसे अगर ये भारत है तो इसके बीच से कोई रेखा गुजर रही है भारत के बीच से, तो इसी को मानक समय मान लिया गया है। और यही मानक समय आपका ईस्ट में भी माना जाएगा और यही मानक समय आपके वेस्ट में भी माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग के समय में फिर अंतर नहीं आता है। अब देखिए, तो ये मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाएगा, जो आपका बीच से पूरी रेखा जा रही है। इसीलिए जो भारत है यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। अब देखिए, भारत का पार्ट यहाँ पे जो है 68 डिग्री वाला आपका आता है क्या, देशांतर रेखा, और यहाँ पे 97 डिग्री पूर्वी साइड का देशांतर रेखा आता है। लेकिन हमने किसको माना है मानक समय, तो जो एकदम बीच से गुजर रही है हमारी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व को, इसको हमने क्या मान लिया है, देशांतर रेखा मान लिया है, मानक समय मान लिया, मानक यामोत्तर मान लिया, और इसी वाले से हम लोग अपने समय का निर्धारण करेंगे। ठीक है, इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व पे ही जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 82.5 डिग्री पूर्व को भारतीय मानक समय माना जाता है और इसी पर पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। ओके, अब देखें, भारत ग्रीनविच के पूर्व में, ग्रीनविच अगर आपका, मैंने बताया पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, ग्रीनविच अगर यहाँ पे है तो भारत कहाँ पे, इधर साइड में कहीं पे है, यहाँ पे। ठीक है ना, और ये आपका कौन सा लाइन है, तो ये आपका 82.5 डिग्री वाली लाइन है। और ये कौन सी थी जो बीच में से जा रही है, आपकी 0 डिग्री थी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो समय का अंतर है ये प्लस 5 घंटे 30 मिनट का है, प्लस 5:30 का है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। तो अगर आपका लंदन में क्या होगा, लंदन में आपका ग्रीनविच लाइन पे अगर आपके 2 बज रहे होंगे तो भारत में उस समय क्या बजेंगे, भारत में समय आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा, यानी कि भारत में 7:30 बज रहे होंगे। ठीक है, ये मतलब है। और भारत की स्थिति कहाँ पे है जानते हो, भारत की स्थिति आपका, ये आपका अगर पूरी पृथ्वी है तो पूरब साइड में है, ईस्ट साइड में। ठीक है ना, इधर साइड में आपका भारत पड़ता है। तो 82.5 डिग्री वाली लाइन जो जा रही है भारत का मानक समय है, और ये कुल 5.5 घंटा आगे है इस वाली लाइन से। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये आपका 0 डिग्री पे 2 बज रहा होगा तो यहाँ पे प्लस 5:30 यानी कि 7:30 बज रहे होंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, भारत में भी अलग अलग मानक समय माने जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं माना गया क्योंकि जो है समस्या होती। लेकिन कुछ देशों का जो है विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग समय मानक समय माना जाता है। जैसे कि रूस की बात करो तो रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, 11 आपकी मानक समय है। वहाँ पे अलग अलग शहरों में जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग समय रहता है। ये आपकी बात है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र यानी कि 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक टाइम जोन 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो आप देखोगे 360 में से 24 का अगर भाग दोगे तो कितना आएगा, आपका 15 ही आएगा। तो 15 डिग्री का जो है एक टाइम जोन क्या करता है, क्षेत्र को घेरता है 15 डिग्री तक का। तो 24 टाइम जोन्स जो है पूरे वर्ल्ड में बांटे गए हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके ग्लोब के अलावा मानचित्र से भी पूछे जाते हैं। तो मानचित्र क्यों ज़रूरी है? जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो है हम लोग देखना चाहें एक ही जगह पे तो ग्लोब ज़रूरी है। लेकिन जब हम केवल पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे कि अपने देश के बारे में जानना चाहें, अपने राज्य के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपने शहर या फिर अपने गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का किस तरह से होगा नक्शा, तो उसके लिए हम मानचित्र यानी कि मैप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तब हम ग्लोब पे उसको नहीं देख पाते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या फिर इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो ये आपका चपटी सतह पर खींचा जाता है, ऐसा नहीं है कि गोल सतह पे खींचा गया। ठीक है, तो और पैमाने का माध्यम का मतलब है कि इसमें नाप के खींचा जाता है कि अगर जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 5 किलोमीटर है तो इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर में दिखा दें या फिर 2 सेंटीमीटर में दिखा दें, इस तरह से। ठीक है, तो पैमाने के माध्यम से ये चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। जब
बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। अगर आप दुकान पे जाओगे एटलस की बुक मांगोगे तो वहाँ पे एक बुक देगा, ठीक है, उसमें अलग अलग जो है मानचित्र होते हैं, ढेर सारे मानचित्र होते हैं। तो ढेर सारे मानचित्र जब एक साथ रख दिए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मानचित्र से हम लोग, ग्लोब में हम लोग कम जानकारी देख सकते हैं, लेकिन मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से मानचित्र के प्रकार हैं। पहला है हमारा भौतिक मानचित्र। और भौतिक ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है कि अगर हम जो है पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को दिखा रहे हैं तो हम किस मानचित्र का उपयोग कर रहे हैं। तो याद रखना कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, या जैसे कि पर्वत हो गए, पठार, मैदान, नदी हो गया, महासागर, इसको दिखाने के लिए अगर कोई मानचित्र बनाया गया है तो इसको भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी गांव या शहर का जो है हम लोग बॉर्डर दिखा रहे हैं या फिर उनकी सीमाओं को दिखा रहे हैं, किसी देश की सीमा दिखा रहे हैं, किसी राज्य की सीमा दिखा रहे हैं, तो उस वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, तो इसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। किसी भी राज्य का, नगर का, शहर का, गांव का, या फिर विश्व के अलग अलग देशों का और भारत के ही अलग अलग राज्यों का और उनकी सीमाओं का जो है दिखाने वाला अगर कोई मानचित्र आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो याद रखना भौतिक मानचित्र में हम लोग क्या दिखाते हैं और राजनीतिक में क्या दिखाते हैं। इसके अलावा आपका एक और मानचित्र है जिसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क का मानचित्र। उसमें क्या होता है कि उस मानचित्र में किसी देश के सारे सड़क मार्ग को ही दिखाया जाता है। वर्षा मानचित्र में जो है किस जगह पे कहाँ ज़्यादा वर्षा होती, कहाँ कम वर्षा होती, केवल वर्षा वाली चीज़ दिखाई जाएगी। वन तथा उद्योग, यानी कि किस जगह पे ज़्यादा वन है, अगर वन वाला मानचित्र है। उद्योग वाला मानचित्र है तो किस जगह पे कौन सा उद्योग ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है। केवल एक ही चीज़ एक थीम के हिसाब से दिखाई जाती है कि हम केवल सड़कों को दिखा रहे हैं, केवल वर्षा वाले क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी तो इस वाले मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहे जाते हैं, यानी कि ये केवल एक थीम पर आधारित होती है, ठीक है, कि हम केवल वर्षा के बारे में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी वर्षा होती है और आपके मध्य प्रदेश में कितनी वर्षा होती है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, ठीक है। अब मानचित्र के 3 घटक हैं, ये 3 घटक भी जरूरी हैं। ये 3 घटक जो है मानचित्र के जरूरी हैं। आपसे पूछा जाता है कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, तीनों दे देगा, उसके बाद दे देगा कोई और चौथा दे देगा, ठीक है। उसमें से दे देगा कि ए और बी और सी, ए बी सी डी, चारों इस तरह से देता है, तो आप लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज। तो आपको याद रखना है ये 3 घटक दूरी है, दिशा है और प्रतीक, ठीक है। तो ये आपके 3 घटक हैं मानचित्र के। अब देखिए दूरी क्या है। दूरी जो है ये मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है। मानचित्र क्या होते हैं, छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी क्या रहे, वास्तविक रहे, ठीक है। अब देखिए छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं तो पैमाना क्या है, स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग पैमाना कहते हैं। ये जो है कायदे से जो है मापा जाता है। और कैसे मापा जाता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो इसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। यानी कि अब आप मानचित्र पे 10 किलोमीटर तो दिखा नहीं सकते, आपने मानचित्र इतना बड़ा सा बनाया, ठीक है। ये आपका ये स्कूल हो गया, ये आपका घर हो गया, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी आपको दिखानी है तो आपने 2 सेंटीमीटर का ये रास्ता दिखा दिया, ठीक है। और आपने लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। आपने लिखा मानचित्र में, यहाँ पे लिख दिया कोने पर 1 cm बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे दिख रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्कूल से घर के बीच में कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर। तो इसीलिए मानचित्र में पैमाना आपका लिखा रहता है ऊपर कि कितनी दूरी जो है यहाँ पर डिसाइड की गई है, ठीक है। तो ये आपका दूरी हो गया। अब देखते हैं दिशा। दिशा भी बहुत ज़रूरी है, दिशा भी आपको जानना जरूरी है। जब भी अभी हमने ऊपर देखा था, स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, मैप या फिर ग्लोब को जब भी हम देखेंगे तो हमें हमेशा याद रखना है नॉर्थ साइड यहाँ पे होगा, साउथ यहाँ पे होगा, ईस्ट साइड आपका दाहिने साइड में और बाएं साइड में आपका वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम होता है, ठीक है।
उत्तर ऊपर हो गया, नीचे हो गया दक्षिण हो गया, दाहिने साइड में पूरब हो गया और बाएं साइड में क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ये हमेशा मैप आप देखेंगे तो इसी तरह से देखेंगे। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, उसके ऊपर ऊ या फिर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब हो गया उत्तर हो गया, ठीक है, ऊ डाट लिखा है ना, उत्तर हो गया। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। नीचे दिए गए चित्र में जो है 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को दिखाया गया है, इसे प्रधान द्विगबिंदु कहा जाता है। ये जो आपके 4 रेखाएं हैं, ये आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये क्या हैं, ये प्रधान द्विगबिंदु कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपका उत्तर पूर्व, उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूर्व है, ये सब भी निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन जो आपके मुख्य द्विगबिंदु हैं ये आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया आपका दूरी और दिशा को। अब देखते हैं जो है एक यहाँ पे और पॉइंट है, दिक्सूचक यंत्र क्या होता है। तो दिक्सूचक यंत्र की सहायता से भी हम लोग मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें ये आपका फिगर दिया है, इसमें चुंबकीय सुई होती है। ये देखिए आपका चुंबकीय सुई है जो आपका पीले कलर का दिख रहा है। तो इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकी रहती है, ठीक है। हमेशा ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है। जब हम उत्तर साइड, ये हमेशा दिखाई रहेगी किधर साइड में उत्तर है किधर दक्षिण है, तो उसके हिसाब से हम लोग पूरब पश्चिम का निर्धारण कर सकते हैं कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, पूरब हो गया, इधर क्या होगा आपका पश्चिम होगा, ठीक है। तो ये भी आपका दिक्सूचक यंत्र भी हो गया, ठीक। अब इसके अलावा बचता है आपका प्रतीक। तो हमने देख लिया दूरी दिशा देख लिया, प्रतीक क्या होता है। किसी भी प्रकार के मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे कि आपको भवन दिखाना है, सड़क दिखाना है, पुल वृक्ष दिखाना है, रेल की पटरी दिखाया है, तो आप उसमें रेल की पटरी और ये सब बना नहीं सकते हो। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, प्रतीकों का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित आकार जो प्रतीक होते हैं, निश्चित आकार, छाया चित्र, रंग और रेखाओं का उपयोग करके हम इसे दिखा सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। तो रूढ़ प्रतीक क्या है, तो जो ये सारी चीज़ें इन सबको दिखाने के लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये देखिए रूढ़ चिन्ह दिया गया है कि रेलवे लाइन को हम किस तरह से दिखाएंगे, बड़ी लाइन को, छोटी लाइन को, ठीक है। कच्ची सड़क को किस तरह से दिखाएंगे, पक्की सड़क को किस तरह से दिखाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे होगी, तालाब किससे दिखाएंगे, नहर कैसे दिखाएंगे, मंदिर मस्जिद कैसे दिखाएंगे। इन सब के लिए छोटे छोटे चित्र होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मैप पे वो सारे चित्र बने होते हैं, जिससे हम देख करके हम समझ जाते हैं कि ये आपका क्या है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो आपका, जैसे कि हम अगर देखते हैं कि नीले रंग जो है, नीले रंग का इस्तेमाल किया गया तो जलाशय के लिए, भूरा रंग हम पर्वतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग हम लोग मैदानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपका अगर मैप बनाया जाता है तब, ठीक है, क्योंकि हम लोग मानचित्र ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रतीकों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने मानचित्रों में। तो यहाँ तक जितने महाराज लोग देख रहे हों या फिर महारानी लोग देख रही हों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट क्या करेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ आप लोग लिखिए कमेंट में, ताकि मुझे चले कि ये भाई 1 घंटे वीडियो होने वाला है और सब देख रहे हैं। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके घूर्णन और परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी शामिल किया है और इसको भी समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो आपका रोटेशन और रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये हर साल जो है आपसे पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके लिए अलग से आपका सिलेबस में दिया नहीं था, ठीक। तो इसको मैंने ग्लोब में ही शामिल कर दिया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन हर साल आते हैं। पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, ठीक है। एक तो ये घूर्णन करती है और एक ये परिक्रमण करती है। अब घूर्णन क्या होता है, घूर्णन क्या होता है कि घूर्णन पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, ये आपका अक्ष था, तो अक्ष पे आपके पश्चिम से पूरब की तरफ ये घूमती है, ठीक है। 24 घंटे में ये अपना चक्कर पूरा कर लेती है। तो इसी को जो है रोटेशन या फिर घूर्णन या फिर इसी को परिभ्रमण कहा जाता है। परिभ्रमण अलग होता है, ये रोटेशन को कहते हैं। और जब जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जो है पृथ्वी की जो चक्कर लगाती है, मतलब अब सूरज का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसको जो है क्या कहता है, रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण काल कहा जाता है। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी, ठीक है, अपने अक्ष पर घूम रही थी, तो इसको हमने घूर्णन कहा, रोटेशन। और ये अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या करती है, सूरज आपका यहाँ पे मान लो ये सूरज है, तो इसका भी तो चक्कर लगाती है ये ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। जब ये इसका चक्कर लगाती है, सूरज का चक्कर लगाती है, जिसको परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ओके।
पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये हमने देखा कि उस कोई ऐसा लाइन खींचा नहीं रहता है, हमने इसको मान लिया है कि उसी पे वो घूम रही, तो हमने उसको एक रेखा मान ली है। ठीक है, उसी को अक्ष कहते हैं, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये कोण किस तरह से बनता है, यहाँ पे फिगर में आप समझ सकते हो। ये आपका अगर ये पूरी पृथ्वी है तो ये आपका बीच में अगर इसको काटोगे तो इस तरह का बीच का भाग होगा। ठीक है, और यहाँ से पृथ्वी क्या है, अपने लंब से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसीलिए ये इस तरह से घूमती, इस वाले अक्ष पे घूमती है, इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, तो इधर से लेकर इधर तक घूमती है इस वाले अक्ष पे। तो यहाँ से ये क्या है, 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और ये अपने कक्षीय समतल, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, इस पर क्या करेगी, जब ये पूरा का पूरा तो 90 डिग्री होता, लेकिन 23.5 डिग्री ये झुकी है तो केवल 66.5 डिग्री बचता है, और इसी को कहा जाता है कि कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन आपके NCERT में पूछा गया है, जिसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने 23.5 डिग्री लगा दिया था। जबकि आपसे पूछेगा कि कक्षीय समतल से कितना कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय समतल से। ठीक है, अक्ष, पृथ्वी का अक्ष जो है, ये पृथ्वी का अक्ष है, तो ये कक्षीय समतल से तो 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पर जो है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, तो ये दोनों अंतर आपका क्लियर हो गया। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल यानी कि ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये आपका पृथ्वी का है अक्ष, इसी के इधर से लेकर इधर साइड में ये पृथ्वी क्या कर रही है, अपना रोटेट कर रही है, घूम रही है। और ये आपका कक्षीय समतल है, जो ये इस तरह से क्या करती है, ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। मान लो यहाँ पे सूर्य है तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये आपका खुद पे घूम रही है तो उसको घूर्णन कहेंगे, और सूर्य का चक्कर लगाएगी तो उसको परिक्रमण कहेंगे, यानी कि रिवॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इसमें भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री समझ में आ गया ना। हाँ, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं घूर्णन या परिभ्रमण क्या है, तो इसमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यही आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे घूर्णन और परिभ्रमण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया इसका अक्ष, और इधर से लेकर इधर जो है घूमती है ये। ठीक है, बाएं से दाएं यानी कि पश्चिम से पूरब, और ये आपका एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन यानी कि अर्थ डे कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है, और इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो सूरज के क्या होगा, एक ही साइड में वो हमेशा पड़ी रहेगी। ठीक है, एक साइड में दिन ही रहेगा, एक साइड में रात रहेगी, इसे घूमती रहती है, इसीलिए क्या होता है कि दिन और रात होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी गति के कारण यानी कि घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपसे पूछा जाता है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से सूर्य से जो है प्रकाश प्राप्त करती है, तो हम जानते हैं कि सूर्य का ही प्रकाश पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होती है कि गोल है, इसीलिए क्या होगा, एक ही भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी एक बार में। सूर्य की ओर जो भाग होता है वहाँ पे दिन होता है, और दूसरी ओर जो भाग होता है वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे तो रात होगी। इतना तो हम लोग कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में आप लोग देखेंगे, समझ जाएंगे। देखिए ये आपका प्रदीप्ति वृत्त का चित्र है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इधर वाला साइड जो है आपके सूरज के सामने पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये आपका इधर साइड में दिन है, और इधर साइड में आपका क्या है, रात है। फिर ये क्या है कि आपका ये अक्ष पर ये पूरा घूमती रहती है पृथ्वी। फिर ये जब घूम के इधर साइड में आ जाएगी तो इधर आपका दिन हो जाएगा, मतलब ये आपका ये वाला पार्ट इधर साइड में आ जाएगा, ये पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इधर की ओर दिन हो जाएगा, इधर की ओर रात हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका घूर्णन की वजह से आपका क्या हो रहा है, दिन और रात होता है। ठीक है, और जो भी यह जो वृत्त है जो रात को और दिन को विभाजित कर रही है, इसे क्या कहा जाता है, प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा ही है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होंगे, दिन और रात होते हैं। ये हमने देख लिया। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे तो सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा। ठीक है, अब ये पृथ्वी हमारी घूम ही नहीं रही मान लो,
तो अगर नहीं घूमेगी तो हमेशा इस साइड में क्या होगा, हमेशा इस साइड में दिन बना रहेगा और इस साइड में हमेशा रात रहेगी, और इसके कारण जो है इधर लगातार गर्मी पड़ेगी, इधर लगातार ठंडी रहेगी, तो जीवन हमारा संभव नहीं होगा। ठीक है ना, लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। तो ये आपका ध्यान रखना है, अगर नहीं घूमेगी तो एक साइड हमेशा दिन रहेगा, एक साइड हमेशा रात होगी। तो पृथ्वी के घूमने के कारण, घूर्णन के कारण ही क्या होता है, रोटेशन के कारण ही आपका दिन और रात होती है। अब अगला आ जाता है आपका परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब सूर्य के चारों ओर कक्ष में ये जो अपना चक्कर लगाती है, मान लो ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर जो आपका पृथ्वी घूमती है, ये मान लो पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, इसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, सन का भी चक्कर लगा रही है। ठीक है ना, इधर से इधर जो है ये आपका चक्कर सूर्य का भी लगा रही है। तो इसी को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कर यानी कि रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 सही 1/4 दिन। अब 1/4 का क्या मतलब है, आप जानते हो कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 1/4 यानी कि 6 घंटे की बात हो गई। तो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। ठीक है, तो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेगी पृथ्वी। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला करके एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, अब देखिए 365 दिन का हमने एक साल मान लिया, लेकिन 6 घंटे तो हमेशा हर साल बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, 4 साल में ये 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, 6 घंटे मिलकर के 24 घंटे में 24 घंटे हो जाते हैं 4 साल में। तो इसीलिए जो प्रत्येक वर्ष का फरवरी माह होता है उसमें हम लोग 28 के जगह पे 29 दिन का कर देते हैं। ठीक है, एक दिन बढ़ा देते हैं। तो क्योंकि ये 6 घंटे मिलकर के एक दिन बढ़ जाता है ना, तो इसीलिए हर 4 साल में हम लोग क्या करते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है। और इसमें जो है 366 दिन होते हैं। तो जब आपके जिस वर्ष आपका 366 दिन होता है हर 4 साल में, उसे हम लोग लीप वर्ष यानी कि हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है, इंग्लिश में आपका लीप ईयर बोला जाता है, तो उसे ही लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के जो अक्ष का झुकाव होता है वो वर्ष भर एक ही ओर रहता है। अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है। ये आपका है तो इस तरह से अक्ष है, तो ये झुकाव इसी तरह रहेगा। 23.5 डिग्री आपका झुकी होती है पृथ्वी आपके। अभी हमने देखा कहाँ से, ये आपका अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाए तो इसके लंब से जो है 23.5 डिग्री जो है ये झुकी होती है। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो हमारा मौसम बदलता है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, किस वजह से आती है, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इन दोनों की वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर यानी कि परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। और मैंने बताया कि परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण यानी कि घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात। मान लो इधर सूर्य के सामने है तो दिन होगा, फिर 24 घंटे में ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा तो इधर आपका दिन हो जाएगा, उधर रात हो जाएगी। तो घूर्णन के कारण दिन और रात होती है, लेकिन परिक्रमण के कारण क्या होता है, यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यही आपसे पूछा जाता है कि किसके कारण दिन और रात होता है और किसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर माइंड में सेट कर लीजिएगा। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अलग अलग स्थिति में जब घूमती रहती है तो अलग अलग स्थितियों में आती है, इसी वजह से हमारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता और वर्ष भर दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की हो जाती। ठीक है, पूरा दिन भी 12 घंटे का रहता। और अगर इस तरह से पृथ्वी रहती, इस तरह से अक्ष ऐसा रहता, तब ऐसे घूमती तो क्या होता, कोई भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि ऋतु परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर ये आपके 23.5 डिग्री झुकी हुई है और आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, इस वजह से आपका ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक स्थिति दी गई है। ठीक है, जो आपके परिक्रमण काल है, तो पृथ्वी यहाँ पे बीच में आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रही है। देखो यहाँ पे 23 सितंबर को क्या स्थिति होती है, 22 दिसंबर को क्या स्थिति होती है, आपका 21 जून को क्या स्थिति होती है और आपके 21 मार्च को क्या स्थिति होती है और 21 सितंबर को, इसके बारे में जो है आपको नीचे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका 21 जून होता है, 21 जून यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इधर आपका उत्तरी ध्रुव होता है ऊपर की ओर, मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ, इधर से आपका साउथ साउथ। तो नॉर्थ साइड में क्या है, इधर आपके धूप आपकी पड़ रही है। ठीक है,
और यहाँ पे देखो जो सूर्य की सीधी किरणें हैं किस पे आ रही हैं, आपके कर्क रेखा पे पड़ती हैं। ये आपका कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको बताया गया था कर्क रेखा, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है। इसी वजह से क्या होता है, इस समय 21 जून वाले समय में क्या होती है, इधर आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक। और इधर आपका जब आपका 22 दिसंबर आता है, तो 22 दिसंबर में देखो सूर्य की किरणें किधर, मकर रेखा पर जो है डायरेक्ट पड़ रही है। मकर रेखा किधर साइड में, इधर साइड में, दक्षिण साइड में होता है। तो इधर साइड में आपका क्या है, मकर रेखा वाले साइड, इधर 22 दिसंबर के समय में यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और यही मकर रेखा पे आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये मकर रेखा पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया देश। तो जब आपका क्रिसमस होता है, भारत में ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, उस समय वहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो मकर रेखा पे स्थित है और सूर्य का प्रकाश 22 दिसंबर में मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तिरछा पड़ेगा। ठीक। जबकि इधर साइड में 21 जून में क्या था कि मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ रहा था, कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ रहा था। ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका रहता है। उत्तरी, हमें अभी हमने देखा उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ था, इस तरह से ऐसा था। ठीक है ना, 21 जून वाले पार्ट में। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक। तो ये आपका कर्क रेखा हो गया, यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होगी, गर्मी होगी। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब यहाँ पे वाले में क्या होगा, यहाँ पे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव जो है ये सूर्य की तरफ झुका होता है, और उत्तरी ध्रुव वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी लगातार पड़ती रहती हैं 6 महीने तक। इस वजह से वहाँ पर 6 महीने लगातार क्या होता है, दिन रहता है उत्तरी ध्रुव साइड में। अभी आपने देखा ना, इस तरह से ये झुकी हुई थी और सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा था, यहाँ तक इस तरह से था। तो इतने पार्ट में लगातार 6 महीने क्या होता है, आपका दिन होता है। अगर पृथ्वी घूमेगी भी, आप देख लो, अगर आपकी पृथ्वी घूमेगी भी तो इस वाले पार्ट में तो लगातार जो है पड़ ही रहा है। बाकी ये पीछे घूम के चला जाएगा, इधर रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो हमेशा जो है दिन ही रहेगा। तो 6 महीने लगातार यहाँ पे दिन रहते हैं। ठीक है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग सूर्य की रोशनी की प्राप्ति होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। कब? 21 जून वाले क्षेत्र में। तो हम लोग जो है विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में ही तो रहते हैं। विषुवत वृत्त का मतलब ये आपका बीच वाला पार्ट हो गया, और भारत यहाँ कहीं स्थित है। तो हम लोग किधर साइड में है, नॉर्थ साइड में है। ठीक है ना, साउथ में नहीं है। इंडिया का जो पोजीशन है ये आपके इधर पे है, यहाँ पे। ठीक है ना, नॉर्थ साइड, नॉर्थ जो है हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर अयनांत कब होता है, तो उत्तर अयनांत आपका होता है 21 जून को। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, ये इसको मैंने यहाँ पे फिर से फिगर लगा दिया है, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे अगर आपका ये घूमेगा भी तो इधर वाले जो क्षेत्र हैं, जो आपका ये वाला क्षेत्र है ऊपर जो सबसे दिख रहा है, देखिए, तो वहाँ पे तो कोई भी घूमेगा तो आपका कुछ ऐसे क्षेत्र रह जाएंगे जहाँ पे लगातार धूप पड़ती रहेगी। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे 6 महीने दिन रहता है आपके उत्तरी गोलार्ध में। ठीक। बाकी जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँचती इधर साइड में, तो यहाँ पे जो है लगातार 6 महीने रात भी होगी। अब देखिए 22 दिसंबर वाली स्थिति को। 22 दिसंबर वाली स्थिति कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 22 दिसंबर वाली स्थिति। ये रही 22 दिसंबर वाली स्थिति। अब यहाँ पे देख रहे हो, अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, और आपके जो सूर्य का प्रकाश सीधा पर किस पे पड़ रहा है, तो मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग में। ठीक है। तो अब इधर की ओर गर्मी होगी, दूसरी साइड क्या होगी, सर्दी होगी। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा हमने किस साइड में पढ़ा था, ये आपका विषुवत वृत्त था। मकर रेखा इधर साइड था आपके दक्षिण साइड में। ऊपर कौन सा था, कर्क रेखा। 21 जून में इधर वाले पे पड़ रही थी, अब आपके 22 दिसंबर में इधर वाले पे सूर्य का प्रकाश तेजी से पड़ रहा है। ठीक है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो है दिन लंबे होंगे। जब भी आपकी गर्मी का महीना होता है तो आप देखते हो कि दिन जो है आपके लंबे होते हैं और रातें होती हैं छोटी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। तो याद रखना कि 22 दिसंबर वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत।
और 21 जून वाली अवस्था को क्या कहा गया था अभी आपका? उत्तरी अयनांत। ठीक है, तो ये आप दोनों पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के महीने में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आपको बताया गया कि ये आपके मकर रेखा पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो जब यहाँ पर सूर्य का, अब ये 22 दिसंबर को, 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस होता है, तो 22 दिसंबर को यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो भाई गर्मी के महीने में क्रिसमस मनाया जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब एक दो स्थिति और है, जैसे कि आपका 21 मार्च वाली स्थिति है और आपका कौन सा 23 सितंबर वाली स्थिति है। इन दोनों स्थितियों में क्या होता है कि बराबर की स्थिति बनती है, वसंत ऋतु ही होती है आपका। बसंत ऋतु ही आपका जो है आपके, इसको शरद ऋतु कहते हैं और इसको आपका बसंत ऋतु कहते हैं। इधर साइड में उत्तरी दक्षिणी में यहाँ पे भी बदलाव होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि पृथ्वी जो आपका बीच वाला पार्ट होता है। ठीक है, विषुवत वृत्त आपका कौन सा पार्ट होता है? एकदम बीच वाला पार्ट होता है। ये आपका विषुवत वृत्त है, एकदम पृथ्वी को जो बीचों बीच से काटता है। ठीक है ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। विषुवत वृत्त पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। अब चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, कोई भी ध्रुव इस समय सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर जो है क्या होते हैं? दिन और रात जो है बराबर होते हैं, यानी कि दिन जितने घंटे का होगा उतने ही घंटे की आपकी रात भी होगी। इसे कौन सी स्थिति कहते हैं? तो इसे विषुव स्थिति कहते हैं, यानी कि इक्विनॉक्स स्थिति कहते हैं। ठीक है, विषुव स्थिति कहते हैं, इक्विनॉक्स स्थिति। ये भी आपसे पूछा जाता है कि विषुव स्थिति कब बनती है, तो ये बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर आप देखते हो, सितंबर के बाद आपकी ठंडियाँ आती हैं। ठीक है, तो जब हम गर्मी से ठंडी में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब भी मौसम जो है बहुत ठंडा नहीं होता, बहुत गर्म नहीं होता, तो उसको हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 23 सितंबर वाली स्थिति को बनती है। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध वाला हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि इस समय शरद ऋतु होती है 23 सितंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसका उल्टा होगा, बसंत ऋतु होगा। ठीक है, और 21 मार्च वाली स्थिति अगर हम देखें, 21 मार्च में क्या होता है कि हम ठंडी से गर्मी में जा रहे होते हैं। ठंडी के बाद जो है गर्मी धीरे धीरे आ रही होती है, तो वहाँ पे भी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती 21 मार्च वाली स्थिति में। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पे वसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु का मतलब हम लोग ठंडी से गर्मी की ओर जा रहे हैं, और शरद ऋतु का मतलब हम लोग गर्मी से ठंडी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सीधा उल्टा होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगी? शरद ऋतु होगी। ठीक, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आएंगी। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सारे टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सब कुछ शामिल कर दिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आप कमेंट करना चाहो। वैसे यहाँ तक कोई देख नहीं रहा होगा, और कोई देख रहा होगा तो आप लोग लिखना थैंक्स फॉर टीचिंग। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।